हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल और वैदिक काल देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल या प्रस्तर युग वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती हैं। अब पुरातात्विक स्रोत आप इसमें क्या लेंगे, जैसे शिलालेख, गुफा लेख, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन। इन आधारों पर जो जानकारी मिलती है उस आधार पर इस काल के जो जानकारी लिखित साक्ष्य नहीं है हमारे पास। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हमको जानकारी जो मिलती है। इस कालखंड में जो मानव है उसकी आवश्यकताएं बहुत कम थी, जैसे सिर्फ भोजन एकत्रित करना। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित रहता था। मनुष्य पशुओं की भांति जंगलों, पर्वतों और नदी के तटों पर अपना जीवन व्यतीत करता था। नदियों की घाटियां प्राकृतिक रूप से मानव का आश्रय स्थल रहीं। इस काल में मानव कंदमूल खोदने और पशुओं के शिकार के लिए पत्थरों के नुकीले औजार बना करके प्रयोग करने लगा। पाषाण अर्थात पाषाण अर्थात पत्थर के प्रयोग के कारण इस युग को पाषाण युग के नाम से भी जाने लगा। विकास की अवस्था मानव विकास की अवस्था के आधार पर पाषाण या प्रस्तर युग को चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल, इस काल में मानव का जीवन शिकार एवं खाद्य संग्रह पर आधारित था। वह इनको खोजने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहता था। मौसम तथा जानवरों से अपने बचाव के लिए वो गुफा में आश्रय लेता था। इस दौरान उसके द्वारा गुफा की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की आकृति बनाई गई। यही आकृतियाँ, यही शैल चित्र हमको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के विभिन्न स्थल जैसे सिंघनपुर, कबरा पहाड़, महानदी घाटी, बोतलदा, इन जो गुफाओं पे देखने को मिलती है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ा उपलब्धि आदि मानव की ये थी कि उसने शिकार, खाद्य संग्रह के साथ साथ पशुपालन की शुरुआत की। इस काल में मानव ने शिकार तथा खाद्य संग्रह के साथ साथ पशुपालन प्रारंभ कर दिया। इस काल के अवशेष मुख्यतः छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इनमें कालीपुर, राजपुर, गढ़घनौरा, गढ़चंदेला, खड़क घाट आदि प्रमुख स्थान हैं। फिर उत्तर पाषाण काल, इस काल के अवशेष हमको सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, महानदी घाटी से मिलते हैं। चौथा जो अवस्था है वो नवपाषाण युग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका जीवन कुछ हद तक स्थायी हुआ, क्योंकि जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती वो उस स्थान को छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए मानव अब एक स्थायी जीवन जीने लगा नवपाषाण काल में। इस काल के अवशेष हमको अर्जुनी, राजनांदगांव के बोन टीला, चितवा डुंगरी, रायगढ़ के टेरम से देखने को मिलते हैं। तो ये अभी आपके आगे जो स्लाइड है इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये पूर्व पाषाणकालीन जो जगह हैं, मध्य पाषाणकालीन युगीन जो जगह हैं, उनका एक स्लाइड है, इसको याद करना है। एक बार आप इन चीज़ों को याद करेंगे, मैं एक बार ट्रिक से याद कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे पूर्व पाषाण काल को आप याद रखेंगे तो आपको एक वर्ड याद करना है अपना, जैसे शिवबम। शिवबम याद करेंगे, शिवबम शिवबम बोलते हैं अपन किस टाइम बोलते हैं, सावन के महीने में। तो शिवबम, तो सी से सिंघनपुर और बम से याद रखना, ब से बोतलदा और म से महानदी घाटी। तो पूरा पाषाण काल के लिए ट्रिक हो गया शिवबम। उसी तरह मध्य पाषाण काल के लिए ट्रिक है मकबरागढ़। मध्य पाषाण काल के लिए ट्रिक क्या है, मकबरागढ़। तो म से मध्य पाषाण काल और कबरा पहाड़, ठीक है, मकबरा से कबरा पहाड़ और गढ़ से गढ़घनौरा, गढ़चंदेला। फिर देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के लिए ट्रिक है उधम सिंह, उ से उत्तर पाषाण काल, उधम सिंह, उ से उत्तर पाषाण काल। ध से धनपुर, बिलासपुर जिले में धनपुर। उधम म है, म से महानदी घाटी, उधम सिंह, लास्ट सिंह है, सिंघनपुर। तो उत्तर पाषाण काल के ट्रिक क्या हो गया, उधम सिंह। फिर इसी तरह नवपाषाण काल। नवपाषाण के ट्रिक बहुत ईजी है, नवा अटैची, ठीक है, नवा अटैची, नया अटैची को बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, नवा अटैची। तो नव से नवपाषाण काल, अ से अर्जुनी, टे से टेरम और ची से चितवा डोंगरी राजनांदगांव में। तो नवपाषाण काल का ट्रिक क्या हो गया,
नवा अटोची। एक बार ट्रिक फिर से याद करेंगे, पूर्व पाषाण काल का ट्रिक क्या है, शिव बम, शिव बम ऐसे याद करेंगे, शिव बम। तो शिव से सी से सिंघनपुर, ब से बोतलदा और म से महानदी घाटी। मध्य पाषाण काल का ट्रिक क्या है, मकबरागढ़, म से मध्य पाषाण काल, कबरा पहाड़, गढ़ से गढ़ घनौरा, गढ़ चंदेला। उत्तर पाषाण काल का ट्रिक क्या है, उधम सिंह, उ से उत्तर पाषाण काल, और उधम सिंह ध से धनपुर और म से महानदी घाटी। उसके बाद नव पाषाण काल, नवा अटैची, नौ से नव पाषाण काल, अ से अर्जुनी, टे से टेरम, ची से चितवा डोंगरी। अब हम देखते हैं सिंघनपुर के बारे में। सिंघनपुर ग्राम के समीप चंवर ढाल की पहाड़ियाँ हैं। सिंघनपुर रायगढ़ जिले में ग्राम है। सिंघनपुर ग्राम के समीप चंवर ढाल की पहाड़ियाँ हैं। या भौगोलिक में भी आप पढ़ेंगे चंवर ढाल की पहाड़ियाँ के बारे में। तो सिंघनपुर ग्राम के समीप चंवर ढाल की पहाड़ियाँ हैं। इन शैलाश्रयों को सर्वप्रथम 1910 में एंडरसन ने देखा था। किसने देखा था, 1910 में एंडरसन। देखने वाले सबसे पहले कौन है, एंडरसन। फिर बाद में रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त, बाद में रेलवे इंजीनियर कौन है, अमरनाथ दत्त। पहले देखने वाले कौन है, अंग्रेज हैं, एंडरसन 1910 में। बाद में इसको देखने वाले कौन है, जो शैल चित्रों का अध्ययन कर रहे हैं, वो कौन है, रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त। इस शैल चित्र, यह शैल चित्र लाल रंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आपको शैल चित्र देखने को मिलेगा। आपको इन सारी सारी चीज़ें जो हैं वो बातें हैं आपको भी आगे के स्लाइड में देखने को मिलेंगी। यह शैल चित्र लाल रंग के पशुओं, सरीसृपों तथा टोटेमवादी चिन्हों का विभिन्न रूपांकन के रूप में है। खड़ी तथा आड़ी रेखाएं खींचकर मानव आकृतियां बनाई गई हैं। एक चित्र में कुछ व्यक्तियों के समूह को सुंदर तथा लाठियों हाथ में लिए हुए पशुओं के पीछे की ओर गर्दन मोड़े एक समूह को डरावनी मुद्रा में चित्रित किया गया है। ठीक है, ये सिंघनपुर में है। फिर कबरा पहाड़ में, कबरा पहाड़ में लाल रंग, कबरा पहाड़ में लाल रंग में छिपकली, घड़ियाल, घड़ियाल जो मगरमच्छ की तरह होता है, सांभर जो हिरण की तरह होता है, अन्य पशुओं तथा पंक्तिबद्ध मानव, पंक्तिबद्ध कतार में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, यह भी आपको चित्र देखने को मिलेगा, पंक्तिबद्ध मानव का समूह चित्रित किया गया है। सिंघनपुर में मानव आकृतियां सीधी सीधी दंड के आकार तथा सीढ़ीनुमा आकृति पर है। ठीक है, सीढ़ीनुमा आकृति पर। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी के चितवा डोंगरी शैल चित्रों का सर्वप्रथम अध्ययन भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने किया था। इस साल के सीजीपीएससी में यह सवाल था कि खोजकर्ता कौन है, तो भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र, दोनों को याद करेंगे, भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र, राजनांदगांव के चितवा डोंगरी। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे आप, नव पाषाण काल का ट्रिक क्या था, नवा अटैची। तो नवा अटैची किसका, रमेंद्र का, नवा अटैची किसका, रमेंद्र का। ठीक है, नवा अटैची किसका, रमेंद्र का। अब आपको कुछ बातें हैं जो इस पोर्शन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम शैलाश्रय पूछे आपसे तो सिंघनपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन शैलाश्रय कौन सा है, सिंघनपुर, रायगढ़। सर्वाधिक शैल चित्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई है, कबरा पहाड़। सबसे अधिक शैल चित्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई है, कबरा पहाड़। सर्वाधिक महापाषाणिक स्मारक की प्राप्ति कहाँ से हुई है, बालोद। सबसे महत्वपूर्ण, प्रदेश में महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र, महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र भुजगहन, बालोद में। प्रदेश में सर्वप्रथम शैल चित्रों के खोजकर्ता कौन थे, तो 1910 एंडरसन। और नवपाषाणिक अवशेषों को सर्वप्रथम जानकारी के प्रदानकर्ता कौन है, डॉक्टर रविंद्रनाथ एवं डॉक्टर भगवान सिंह, याद रखेंगे। तो ये जो है हमने एक ब्रीफ तरीके से अपने देखा कि पाषाण काल में इन जगहों से ही सवाल आते हैं। 2 ही 3 सवाल है कि प्राचीन शैलाश्रय सिंघनपुर, सर्वाधिक जानकारी रायगढ़ से, ठीक है, और कबरा पहाड़ से जो चित्र हैं इन्हीं का ही सवाल बनता है। अभी तक 1 से 2 ही सवाल आए हैं और ये खोजकर्ता के सवाल आए हैं। तो अब हम आगे देखते हैं इन गुफाओं के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए ये जो है ये कबरा पहाड़, ये जो कबरा पहाड़ है रायगढ़ में कबरा पहाड़ है, इसी पर जो है अपना आदि मानवकालीन जो चित्र है वो अंकित हैं। तो ये देखिए ये जो सबसे पहला है ये आपका पंक्तिबद्ध समूह। ये देखिए आप याद रखिएगा कि कबरा पहाड़ में आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि पंक्तिबद्ध मानव। देखिए ध्यान से देखिए तो ये सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हुए हैं लाइन में, कतार में। पंक्तिबद्ध मानव का समूह अगर आपसे पूछे तो कहाँ लगाना है, कबरा पहाड़ में। ठीक है, कबरा पहाड़ में लगाना है।
और ये देखिए ध्यान से, ये अगर थोड़ा सा जूम करें हम, ये देखें तो ये घड़ियाल के जैसे दिख रहा है। ये जो घड़ियाल है ये भी आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये कबरा पहाड़ में, ठीक है। घड़ियाल, सांभर, ये आपको यहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए सिंघनपुर। सिंघनपुर में हम देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। सिंघनपुर, ये सिंघनपुर की गुफा है। कभी आप घूमने जाएंगे तो लोग ऐसे जाते हैं, बाहर से देखने को आपको ऐसे मिलेगा। तो ये सिंघनपुर की गुफा है। तो सिंगनपुर की गुफा में याद रखिएगा कि जो शिकार करता हुआ मानव, देखिए ध्यान से, इनके हाथों में औजार हैं। शिकार करता हुआ मानव, सीढ़ी नुमा मानव आकृति, देखिए पंक्तिबद्ध मानव कहाँ मिला है, कबरा पहाड़ में। सीढ़ी नुमा मानव आकृति कहाँ मिलेगा, सिंघनपुर में, ठीक है। प्राचीनतम शैलाश्रय सिंघनपुर, ये याद रखेंगे। तो ये हमारा जो है अपना जो पाषाण काल है ये पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हमको थोड़ा सा वैदिक काल के बारे में देखना है। वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ में वैसे हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। प्रारंभिक वैदिक अथवा पर्व वैदिक सभ्यता की जानकारी देने वाले ग्रंथ ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती। इसमें विंध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी का उल्लेख भी नहीं है, तो अर्थात छत्तीसगढ़ तो उससे नीचे है, इसके बारे में भी कोई वर्णन नहीं मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित दक्षिणापदा शब्द में मैंडानल एवं कीथ ने दक्षिणापद अर्थात विंध्य के दक्षिणवर्ती भूप्रदेश का आशय ग्रहण किया है। उत्तर काल में देश के दक्षिण भाग से संबंधित विवरण मिलने लगते हैं। ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक कालीन समय में दक्षिण भाग के बारे में संबंध आपको जानकारी मिलने लगते हैं। उत्तर वैदिक साहित्यों में आए दक्षिण दिक यानी दिशा, दक्षिण दिक से सीतानाथ प्रधान ने दक्कन प्रदेश का होना स्वीकारा है। शतपथ ब्राह्मण में भी पूर्व एवं पश्चिम में स्थित समुद्रों का वर्णन है। कौशिकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। परवर्ती वैदिक साहित्यों में नर्मदा का उल्लेख रेवा के रूप में मिलता है। नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है, रेवा नदी। वैदिक आर्य दक्षिण पथ के अंतर्गत दक्कन के पूर्वोत्तर में स्थित छत्तीसगढ़ से भली भांति परिचित थे। इसके संबंध में यह तर्क दिए जा सकते हैं कि महाकाव्यों में भी इस क्षेत्र का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, ऋग वैदिक कालीन आपको कोई जानकारी छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती। उत्तर वैदिक काल में थोड़ी बहुत जानकारी मिलना चालू होता है, लेकिन ऋग वैदिक काल में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। हम कल इसके आगे हम लोग रामायण काल, महाभारत काल, जनपद काल, बौद्ध काल, वो सब आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।